वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम और इसमें हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिस्कशन करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम देखो क्या कह रहा है। लिक्विड से वेपर फॉर्म में वाटर के से रिलेशन दिखाया। जैसे हमारे पास ये एक वेसल है, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेज में है, ठीक है। इसको हम हीट कर रहे हैं तो वाटर जो है वेपर के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। मतलब कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, देखो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है और ये बल्क फिनोमिना होता है। जैसे ये लिखा है इवेपोरेशन, तो आपको याद रखना है कि इवेपोरेशन जो होता है वो हर एक टेम्परेचर पे हो जाता है और ये बल्क फिनोमिना नहीं है। तो यहाँ पे जो लिक्विड होता है और वेपर में चेंज हो जाएगा जब ये वाटर, तो इसको कंडीशन को हम जब वेपराइजेशन बोलेंगे तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा, ये बल्क फिनोमिना है। लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है और वेपर से जैसे ही लिक्विड में चेंज होगा इसको हम बोल देंगे कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। देखो जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो ये जो वेपर होती है ना, जितना भी प्रेशर एग्जर्ट करेगी तो उसे ही बोल देते हैं हम वेपर प्रेशर। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और सॉलिड से गैस का ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो जैसे यहाँ पे ये वाटर जो है वो सॉलिड स्टेज में है, मतलब कि आइस में है, और ये लिक्विड फेज में है, ठीक है। तो आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम ओनली एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे ही ये अपनी स्टेज में बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड वाटर कोलाइड्स अगेंस्ट आइस एंड एडहेयर टू इट्स एंड सम मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस स्केप इनटू लिक्विड फेज। मतलब कि इस स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद क्या होता है, देखो जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है और लिक्विड वाला सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। इट इज़ ऑब्वियस दैट आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम ओनली ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। केवल एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में ही इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा जा सकता है। दूसरी फेज क्या है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये एक ट्यूब लिखी है जो प्रेशर को मेजर करती है। तो यहाँ पे अभी जो है प्रेशर दोनों का बराबर है, P1 = P2। अब यहाँ पे इसको डिश ऑफ वाटर, इसको सपोज दैट हीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वेपर बन रही है, ठीक है। तो वेपर बनने की वजह से क्या होता है, ये ट्यूब में देखो प्रेशर इंक्रीज दिखाया जा रहा है। मतलब वेपर इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा एंड देन लेवल अप शो करेगा, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही, ठीक है। लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जिस स्पीड से लिक्विड वेपर में चेंज हुआ है ना, ये लिक्विड वेपर में चेंज हुआ है, उसी स्पीड से वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोल देंगे कि हम इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है, तब प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पे अब बात करते हैं हम सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की। तो देखो यहाँ पे आयोडीन सॉलिड स्टेज में है और आयोडीन वेपर स्टेज में है। आपने कपूर देखा होगा, कैम्फर को जब जलाते हैं ना तो सॉलिड स्टेज से सीधे ये वेपर स्टेज में हो जाती है, एकदम धुआं धुआं कर देता है यार, ठीक है। ऐसा नहीं होता है जब उसको हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेज में, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सॉलिड से सीधे अगर वेपर स्टेज में बदल रहा है तो इसको हम सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सॉलिड से वेपर स्टेज में, जैसे NH4Cl जो होता है सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन का सॉलिड से गैस में और गैस का फिर सॉलिड स्टेट में जब बदलेगा तो हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। यहाँ पे बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड्स। तो पहले हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर लेते हैं। तो इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन नो मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन एट ए गिवन टेम्परेचर। क्लियर। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि सैचुरेट कंडीशन में आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, नो मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, कोई भी सोल्यूट का डिसोल्यूशन उसमें नहीं हो पाता है। तो देखो क्या कह रहा है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर बराबर हो जाता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के। क्लियर। दूसरा देखो क्या कह रहा है, गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड में क्या कह रहा है, व्हेन ए सोडा वाटर। देखो आपने देखा होगा कि गर्मियों में
कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, ठीक है, एक बार जैसे ही उसकी जो ऊपर वाली ढक्कन होती है उसको खोल देते हैं, बार बार उसको कितना भी ठंडा कर लो उतना टेस्ट नहीं आता है। क्यों? वो हाई प्रेशर पे उसमें CO2 को फिक्स किया जाता है, तो इसीलिए होता है। तो देखो, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए उसका टेस्ट बदलता रहता है, ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा है, हेनरी लॉ। तो इसमें क्या होता है, देखो CO2 गैस प्लस CO2 लिक्विड से CO2 सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है यहाँ पे, हाउ मच अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए वाटर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑन ए गैस। जो देखो क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर कितनी गैस डिजॉल्व होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि प्रेशर कितना है गैस का। क्लियर? ये हेनरी लॉ कहता है, ऑलरेडी हमने इसका डिस्कशन कर लिया है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ फीचर हैं जैसे ओनली इन ए क्लोज सिस्टम, इक्विलिब्रियम के तभी पॉसिबल होगा जब सिस्टम क्लोज होगा। क्लियर? ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, देयर इज ए डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। थर्ड है हमारा, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो 3 ही याद करना, ये आपको 2 पॉइंट नहीं याद करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे ये एक फिगर दिखा है, देखो इसको अच्छे से समझिए। ये नीचे है टाइम पीरियड, ऊपर है कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखो, ये C और D का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और A और B का कंसंट्रेशन घट रहा है, लेकिन यहाँ पे एक टाइम पीरियड पे ये कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रहा है उस कंडीशन को हम बोल देंगे, मतलब कि जहाँ पे रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड बराबर हो जा रहा है तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई। क्लियर? रेट शुड बी सेम, ठीक है, मतलब कि रेट शुड बी सेम, कंसंट्रेशन जो होता है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। देखो बढ़ रहा है यहाँ से और ये घट रहा है, कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है लेकिन रेट बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे ये एक फिगर के थ्रू समझिए, ये ऊपर A और B को डिस्क्राइब कर रहा है, नीचे C और D को। तो यहाँ पे देखो, पहले ये इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है C और D का, लेकिन इस पोजीशन पे क्या होगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रहा है ना। तो जिस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रहा है उस पॉइंट को हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, मेंटेन हो गया, रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो गया, ठीक है। तो ये समझिए कि इक्विलिब्रियम के लिए रेट शुड बी सेम, कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है। फॉर इक्विलिब्रियम नो नेसेसरी ऑफ द कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल बट कंसंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। इक्वल हो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन कांस्टेंट होना ज़रूरी है। जैसे ये घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे सेम हो रहा है, तो कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे ये वाला फिगर भी देख सकते हैं। तो देखो एक चीज़, H2 + I2 से 2HI बन रहा है और 2HI का डिसोसिएशन हो रहा है, तो H2 + I2, मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। जैसे यहाँ से HI का फॉर्मेशन हो रहा है H2I2, और यहाँ से उल्टा कर देंगे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब कि जैसे ये इक्वेशन लिखिए A + B = C + D, तो के इक्विलिब्रियम हम निकालेंगे। तो देखो C का कंसंट्रेशन रखेंगे, ये बॉक्स के अंदर ये कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, D का कंसंट्रेशन अपान A और B का कंसंट्रेशन, ऊपर वाला प्रोडक्ट होता है, नीचे वाला रिएक्टेंट होता है, और कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो Kc को हम डिस्क्राइब कर देंगे। तो Kc क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो इसी को बोल देंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर? जैसे यहाँ पे H2 + I2 = 2HI, तो K इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, तो HI की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है, और अपान H2 और I2 लिख देंगे। तो ऑल वैल्यू टेकन एट इक्विलिब्रियम, ये सारी वैल्यू तभी ली जाएंगी जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। क्लियर? तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, Kc इज नथिंग, नीचे पढ़ लेते हैं, Kc इज नथिंग, इट इज K इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर? जैसे A लिखा है, B = CC एंड DD, तो यहाँ पे Kc जब लिखेंगे तो ये जो है इसकी पावर चला जाएगा, तो C की पावर C और D कंसंट्रेशन की पावर D अपान A एंड B।
क्लियर। तो यहाँ पे Kc जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो सेम इस इक्वेशन के लिए भी ये लिखा है यहाँ पे। और इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है, H2 + I2 = 2HI लिखा है। तो यहाँ पे Kc जो होगी वो x है, ठीक है। वहीं अगर इसको हम रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं तो 2HI = H2 + I2, तो हम x क्या निकलेगी देखो 1/Kc हो जाएगा। तो जस्ट इक्विलिब्रियम उसके उल्टा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kc लिख सकते हैं हम 1/Kc। क्लियर। तो मतलब कि रिएक्शन को पलटने से इक्विलिब्रियम पलट जाएगा, याद रखना है आपको। यहाँ पे देखो जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वह उसकी पावर में कर देना है। जैसे हाफ H2 + हाफ I2 = HI है, तो यहाँ पे जो Kc की पावर हम क्या कर देंगे हाफ, क्योंकि हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो Kc की पावर भी हम हाफ ही कर देंगे। वही लाइन हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखी है। यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या लिखी, ये वाली इक्वेशन से Kc निकला है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट कर दिया तो 1/Kc हो गया। और यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी पावर में कर दिया। तो ये आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जेईई मेन का क्वेश्चन है और नीट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये इक्वेशन कोई आपको लिखना है तो सबसे पहले उसको बैलेंस करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, ठीक है। PV = nRT से देखते हैं। तो यहाँ पे R की वैल्यू भी याद रखना है, 0.0831 बार लीटर/मोल केल्विन। और ये फार्मूला होता है Kp = Kc ब्रैकेट RT की पावर डेल्टा n। R की वैल्यू ये यहाँ पे रखेंगे। जैसे सपोज दैट ये इक्वेशन है, सारी गैसियस फॉर्म में लेंगे, अल्फा A, बीटा B और C dt। तो यहाँ पे जो डेल्टा m निकालेंगे वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, ठीक है, गैसियस वाले लेंगे। तो Kp = Kc RT की पावर डेल्टा n रख दिया। और यहाँ पे डेल्टा n देखो इस रिएक्शन में ऑलरेडी बता रखा है हमने, ऊपर डिस्क्राइब कर दिया। डेल्टा n कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो डेल्टा n क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। 1 पास्कल जो होता है 1 Nm/m² के बराबर होता है, और 1 बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये PYQ में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, जैसे 2 डिफरेंट फेज यूज होंगी। जैसे वाटर लिक्विड फेज में है, वाटर गैसियस फेज में है। ये इक्वेशन में देखो ये सॉलिड है, एक्वस एंड एक्वस फेज है। तो मतलब कि बेसिकली 2 डिफरेंट फेजेज का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक इक्वेशन लिखी है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेज में, इसको हीट किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम Kc जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट वाला है, तो CaO का कंसंट्रेशन और CO2 का कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन CaCO3 का कंसंट्रेशन, इसको हम Kc से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखो Kc जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे गैसियस वाला, जैसे Kp में सॉलिड का पार्शियल प्रेशर 0 होता है, तो Kp जब लिखेंगे हम तो देखो ये CaCO3 सॉलिड है और CaO वाला सॉलिड है, तो Kp क्या हो जाएगा, केवल और केवल गैस वाला। तो Kp को हम ऐसे डिस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि Kp में जो सॉलिड वाला पार्शियल प्रेशर होता है उसका वो 0 डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो Kc ऐसे लिखा जाएगा और Kc को ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि Kp and Kc have no unit, और both the Kp and Kc are dimensionless quantities but have different numerical value due to the different standard state। तो इसको भी याद कर सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन जो इसमें लिखे हैं उसकी प्रैक्टिस अपने आप करिए। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये नीट PYQ आया है। तो देखो कौन से एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो पहला क्या कह रहा है के इक्विलिब्रियम ओनली देन अप्लाइड इन द कंसंट्रेशन ऑफ इक्वेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव अटेन कंसंट्रेशन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज। दूसरा क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। थर्ड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टेम्परेचर डिपेंड हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर द पार्टिकुलर रिएक्शन। एंड फोर्थ जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर एक बार देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है तो बोल देंगे नियरली टू कंप्लीशन, इक्विलिब्रियम जो है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इसको मत देखिए यहाँ पे। Kc की वैल्यू जो है 10⁻³ से कम है तो बोल देंगे रिएक्शन प्रोसीड रेयरली,
अभी रेयर केस में प्रोसीड होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट है Kc इज इन द रेंज ऑफ 10⁻³ से 10⁻3, तो बोल देंगे एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, तो यही 99% पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये वाला 99% केस में ये वाला 10⁻³ से 10⁻3 वाला केस पूछता है। प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, किधर डायरेक्शन होती है, बहुत ईजी है, एक बार बताएंगे कभी नहीं बोलोगे। देखो ये इधर लिखना है लेफ्ट, इधर लिखना है राइट, ये Q लिख लेना है तुमको और इधर Kc लिखना है। जिधर एरो घुमाओगे उधर डायरेक्शन मूव हो जाएगी। देखो इधर एरो किया तो मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इधर एरो किया फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बराबर कर दिया तो किधर भी मूवमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि Q पहले लिखा गया है और Kc बाद में। अगर Q इज ग्रेटर देन Kc तो बैकवर्ड, Q इज लेस देन Kc तो फॉरवर्ड, और Q बराबर Kc तो नो रिएक्शन मूवमेंट, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट आप लोग इसको लिख ही सकते हैं, तो ये वही बताया गया है। क्लियर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ये जो स्टेप लिखे हैं ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे ये रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और रिएक्शन कोएफिशिएंट Q एंड गिव्स एनर्जी, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी बता रहे हैं। जैसे ΔG बराबर ΔG0 प्लस RT ln K, ये बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे देखो स्पॉन्टेनियस कब होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रिएक्शन होगी। अगर ΔG की वैल्यू जो है वो निगेटिव है, मतलब कि 0 से कम है, तो बोल देंगे स्पॉन्टेनियस कंडीशन है। 0 से ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव कंडीशन में है तो बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर 0 है तो बोल देंगे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। और इस कंडीशन में क्या होता है, Q जो होता है K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। यहाँ पे देखो जैसे एक यहाँ पे ये पॉइंट छूट गया, इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे 1A 1B 2C एंड 1D लिखा है, तो T बराबर 0 पे देखेंगे 1 लिख देंगे यहाँ पे और इसका 0 हो जाएगा कंसंट्रेशन। और T इक्विलिब्रियम पे देखेंगे 1 - x और 1 - x, इसको 2x लिख देंगे, यहाँ पे 2 है और इसको x लिख देंगे। ये कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर Kc लिखना होगा ना तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका देखो 2x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, क्योंकि 1 लिखा है स्टोकियोमेट्री। और यहाँ पे देखो 1 - x की 1 है और 1 - x की पावर 1, तो यहाँ पे Kc को ऐसे हम डिस्क्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन करिए आप लोग, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये जितने भी बॉक्स में क्वेश्चन लिखे हैं इनको आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करिए। कुछ फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, हमारे साथ समझिए कभी नहीं भूलेंगे। देखो ये इक्वेशन लिखी है A+B = C+D, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। हमने अगर C का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, भाई पूरी हलचल मच जाएगी रिएक्शन के अंदर। जैसे ही C का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ना, अभी तो इक्विलिब्रियम था, C का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और C का जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन में उथल पुथल मच जाएगी, हलचल क्रिएट हो जाएगी। और C का कंसंट्रेशन अगर हम प्रोडक्ट की साइड बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड जाएगी। तो देखो क्या लिखा है, रिएक्शन मूव बैकवर्ड डायरेक्शन टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखो दूसरा जो नंबर है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द इक्विलिब्रियम। तो ये जेईई एडवांस में पूछा गया है यहाँ पे कि देखो कलर में भी चेंज हो जाता है। ये येलो कलर का है, कलरलेस हो गया, और ये डीप रेड कलर है। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट विद Fe3 आयन फेरिक आयन टू फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री फेरिक एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ HgCl2, अगर HgCl2 को ऐड करेंगे आल्सो डिक्रीज द रेड कलर, रेड कलर का अपीयरेंस घटने लगेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ Hg+2 रिएक्ट विद SCN- आयन टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन HgSCN4-2, ठीक है। और रिएक्शन किधर जाएगी, राइट से लेफ्ट की तरफ। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट कैसे होगा, जैसे ये हमने रिएक्शन लिखी, बहुत ही इजी है, समझने की कोशिश कीजिए। 1 मोल 2 मोल 3 मोल और 4 मोल, गैसियस मोल को हम काउंट कर लेंगे। जिधर मोल कम होंगे रिएक्शन ज़्यादा मोल से कम मोल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखो इधर 2 1 3 मोल हो गए और 4 3 7 मोल हो गए, तो इधर ज़्यादा मोल हैं इधर कम मोल हैं, तो ज़्यादा मोल से कम मोल की तरफ रिएक्शन मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो लिखा क्या है देखो, रिएक्शन मूव टुवर्ड्स लो नंबर ऑफ मोल
टू अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्शन किधर मूव करेगी, ज़्यादा मोल से कम मोल की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इनर्ट गैस को जब हम ऐड करेंगे तो कोई इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, इनर्ट गैस सच एज ऑर्गन is added which does not take part in the reaction, the equilibrium remain undisturbed। तो इनर्ट गैस का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज से 2 पॉइंट याद करिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो हाई टेम्परेचर को फेवर करेगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर को फेवर करेगा। जैसे ये रिएक्शन A+B=C+D और हीट ऐड है ना, तो हीट ऐड होने का मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या लिखा है हमने, लो टेम्परेचर को फेवर करेगी। और अगर हमने टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ा दिया तो ये क्या लिखा है, लो टेम्परेचर को फेवर करेगी। और टेम्परेचर अगर हमने रिएक्टेंट के साइड में बढ़ाया तो किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी रिएक्शन। दूसरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट यहाँ पे ये कंपाउंड लिखा है 4Cl- और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, देखो कलर में चेंज हो रहा है, मतलब कि कलर चेंज एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर करेंगे तो कलर में भी वेरिएशन हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो लिखा है एट रूम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ब्लू कलर ड्यू टू COCl4-2 एंड कूल्ड इन ए freezing mixture the color of the mixture turn pink due to COH2O की होल 6+3, मतलब कि कलर चेंज हो जाएगा डिफरेंट टेम्परेचर पर। क्लियर। अब इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये हमने बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ाया था कि ये वाला अगर ग्राफ बना है तो जो सबसे ऊपर है वो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और नीचे वाला जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। जब एंजाइम प्रेजेंट होगा तो देखो टाइम पीरियड कम लगेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो एंजाइम होता है अल्टरनेट पैथवे प्रोवाइड करता है लेकिन इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है। क्लियर, तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ये मैचिंग का ऑर्डर में पूछता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर किस प्रोसेस के थ्रू किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाएगा तो कैटालिस्ट यूज होगा प्लेटिनम एंड वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। देखो यहाँ पे लिखा है प्लेटिनम और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। तो याद रखिए ये मैचिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। अब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, तो ब्रेक इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे NaCl, Na+ और Cl- में तो इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता तो बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, 100% डिसोसिएशन हो जाएगा जैसे NaCl। और वीक में क्या होगा, 100% डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं होगा जैसे CH3COOH हो जाएगा। क्लियर। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो नीचे देखिए क्या लिखा है कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस कैसे डिस्क्राइब करे जाएंगे। तो देखो जो H+ आयन डोनर होंगे उनको हम एसिड बोल देंगे और OH आयन वाले को बोल देंगे हम बेस। ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे जैसे H+ को ही बोल दिया जाता है हाइड्रोनियम आयन H3O+ और OH को H3O2-। क्लियर, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एसिड क्या है, H+ डोनर और बेस है H+ एक्सेप्टर हो जाएगा। तो ये ब्रोंस्टेड लॉरी का केस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखो आर्हीनियस में क्या था, H+ और OH- का कॉन्सेप्ट, लेकिन ब्रोंस्टेड लॉरी के में क्या है, H+ डोनर है तो एसिड और H+ एक्सेप्टर है तो बेस। यहाँ पे OH का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इस रिएक्शन के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। जैसे NH3 है, ये बेस है। ठीक है, यहाँ पे H+ ऐड करेंगे तो NH4 बन जाएगा तो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो मतलब कि NH4 इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, मतलब कि बेस। ठीक है, और H2O है, यहाँ पे एक H निकालेंगे तो OH- बनेगा और एक OH अगर H निकालेंगे तो कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो OH- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ ये एसिड। ठीक है, H2O। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, जैसे OH- इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड H2O और NH4 इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस अमोनिया, जैसे ये हमने आपको यहाँ पे बताया है। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे सेम टू सेम वही लिखा है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो बेस बोलेंगे, जैसे अमोनिया है लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो बेस बोल देते हैं, और लोन पेयर अगर एब्सेंट है तो बोल देंगे हम एसिड। ये लुइस एसिड और लुइस बेस का कॉन्सेप्ट हो जाता है। जैसे BF3 डज नॉट हैव प्रोटॉन बट स्टिल एक्ट एज एसिड।
ठीक है। लुईस एसिड देखो यहाँ पे, लुईस बेस बताया है, हमने क्या बताया था, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, लुईस एसिड में लोन पेयर एब्सेंट होता है, तो लुईस का कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस की बात करता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, जो नीचे यहाँ पे दे रखे हैं उसको हमने साइड में डिस्क्राइब कर दिया है। तो कुछ एग्जांपल हैं उनको आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में HClO4- HCl, HBr, HI, HNO3 और H2SO4, और वीक एसिड में HF, HNO2, CH3, COOH और फिनोफ्थलीन हो गया और ब्रोमोफिनॉल ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप लोग इनको याद कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे HCl, इसका ब्रेकडाउन जब करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा, तो जो Cl- वो है वो वीक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, द स्ट्रॉन्ग एसिड डोनेट ए प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये देखो प्रोटॉन डोनेट कर दिया और ये स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्क्राइब कर दिए हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। जैसे वाटर लिक्विड फेज में है और इसका ब्रेकडाउन करेंगे, H+ एक्वस और OH- एक्वस में चेंज हो जाएगा। के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे प्रोडक्ट वाले का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और हमने आपको पहले बताया था कि प्योर वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो प्योर कौन सा है यहाँ पे, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में, तो अगर उसको नहीं लिखेंगे तो क्या लिख देंगे हम, देखो KW क्या लिखेंगे, H+ और OH-। तो KW क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, KW क्या लिखा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW क्या लिखेंगे, H+ और OH-, इसको डिस्क्राइब करेंगे 10⁻⁻14। और ये डायरेक्ट आप लोग याद करिए कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर का कितना होता है, 55.55 मोलर। एसिडिक है तो H3O+ ज़्यादा होगा, OH- कम होगा। ठीक है, न्यूट्रल है तो H3O+ ज़्यादा हो, वो OH के बराबर होगा, H और OH बराबर होगा। बेसिक में क्या होगा, OH- ज़्यादा होगा H3O+ के। क्लियर, pH स्केल की बात कर रहा है यहाँ पे। pH कैसे लिखा लेंगे, pH बराबर -log H+, H+ क्या है 10⁻⁻7 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डिस्क्राइब किया जाता है। एसिडिक सोल्यूशन में pH जो होता है 7 से कम होगा, बेसिक में pH 7 से ज़्यादा, और न्यूट्रल सोल्यूशन में pH जो होगा 7 के बराबर हो जाएगा। pKw कैसे लिखेंगे, pH + pOH बराबर 14, और ये pKw की वैल्यू कितनी होती है, 14। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये pH स्केल बनाई गई, ये क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ देखो pH कॉमन दिखे हैं, आप लोग उनको एक बार देख लीजिए और इसको लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे लाइम वाटर 10.5 और ह्यूमन ब्लड 7.4, मिल्क 6.8, ह्यूमन सलाइवा 6.4, ब्लैक कॉफ़ी 5 और गैस्ट्रिक जूस 1.2। यह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड की बात कर रहा है। जैसे CH3COOH एक्वस सोल्यूशन में है और CH3COO- और H+ में ब्रेकडाउन हो जाएगा। T बराबर 0 पे देखो C लिखेंगे 0 और 0, T बराबर T इक्विलिब्रियम पे C- C अल्फा और ये C अल्फा। अगर K इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो इसका कंसंट्रेशन ऊपर, मतलब कि CH3COOH और H+, और इसका प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट का नीचे लिख देंगे। ठीक है, और एसिड के लिए हमें क्या निकालना होता है, Ka। ठीक है, तो Ka क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, C अल्फा, इसकी जगह पे C अल्फा और इसकी जगह पे C- C अल्फा। तो क्या हो जाएगा, C² अल्फा² अपान C ब्रैकेट C- अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा C अल्फा² अपान 1 - अल्फा हो जाएगा। और अगर अल्फा की वैल्यू जो होता है 1 से कम है, ज़्यादा कम है, तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम है तो इसको हम हटा देंगे, तो क्या लिख देंगे, Ka बराबर C अल्फा²। तो अल्फा बराबर √K/C। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप लोग। ये पूरा सीक्वेंस बताया है जो ऑलरेडी हमने इसके थ्रू आपको समझा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, उन्हीं पे हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, जैसे NH4OH। तो यहाँ पे Kb निकाल लीजिए, M + OH- और अपान MOH हो जाएगा Kb, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एसिड के लिए बताया था, सेम बेस के लिए भी है। प्रॉब्लम नंबर 6.21, इसको आप लोग सॉल्व करिए। रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, डायरेक्ट देखिए फार्मूला क्या होता है। जैसे H3PO4 का डिसोसिएशन होगा H+ और H2PO4- में, तो K इक्विलिब्रियम सपोज दैट Ka1 हो गया। दूसरी बार ये H2PO4- का डिसोसिएशन H+ और HPO4- 2 में, तो Ka2 हो जाएगा।
HPO4-2 जो होता है H प्लस और PO4-3 में डिसोसिएट हो जाएगा तो KA3 हो जाएगा K इक्विलिब्रियम। अगर हमको फाइनल K इक्विलिब्रियम निकालना होगा तो ये जो मिला है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब K इक्विलिब्रियम बराबर KA1 इंटू KA2 इंटू KA3। और यहाँ पे जो ये KA1 है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर KA2 एंड देन KA3। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं एक बार, ये ओवरऑल वही लिखा है। PKA प्लस PKB बराबर PKW होता है, वो जो कि 14th के बराबर होता है एट 298 केल्विन पे। पॉलीप्रोटिक एसिड जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन डोनर हो सकते हैं, जैसे H2A एक बार HA में और दूसरी बार एक दूसरा H निकल जाएगा, ठीक है। और H3O ये भी पॉलीप्रोटिक एसिड है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे कह रहा है कि साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ ए इंक्रीज अगर करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब हम कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे CH3COOH लिया और H प्लस और CH3COO माइनस में ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया इस रिएक्शन के अंदर। अब आउटसाइड हमने अगर ऐसे आयन को ऐड किया जो ऑलरेडी रिएक्शन में प्रेजेंट है, जैसे H प्लस, तो जैसे HAC को हमने ब्रेक डाउन किया, H प्लस में कन्वर्ट हो गया, और AC में अगर हमने इसको ऐड किया तो दोनों के सिमिलर आयन हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था H प्लस प्रेजेंट था, और अगर हमने इसका ब्रेक डाउन करा के इसको ऐड किया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चेंज हो जाएगा, और ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर, सेम आयन की इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए अपने आप। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट एंड पीएच ऑफ दियर सॉल्यूशन। हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे NaCl स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Na प्लस और Cl माइनस में चेंज हो जाएगा, pH 7 आ जाएगा। यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस CH3COOH की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3COO माइनस और Na प्लस में चेंज हो जाएगा। और Na प्लस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट, ये इंटरफेयर नहीं करता है वाटर के साथ, ठीक है। तो जो वीक वाला होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और CH3COOH और OH माइनस बना लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है NH4Cl, ये कैसा है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NH4OH और HCl में चेंज हो जाएगा, pH जो होगा वो 7 से कम आएगा। और यहाँ पे फिर से देखिए हमने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट जो है वाटर के साथ रिलेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखो Cl वाला नहीं, वीक है तो इसको हटा देंगे बाहर। नेक्स्ट देखो NH4 प्लस और H2O रिएक्ट करेगा, NH4OH और H प्लस बना लेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग रिएक्शंस। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक इक्वेशन लिखिए, pH बराबर 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये JEE 2019 में पूछा था और ये वाला डायरेक्ट सवाल आया था, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। बफर सोल्यूशन क्या होता है, बफर सोल्यूशन देखिए याद करने का तरीका, ये वीक एसिड है और वीक एसिड का साल्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वो बफर का फॉर्मेशन करता है, और जो वीक वाला होता है वैसा ही बफर हो जाता है। जैसे वीक क्या है, इसमें एसिड है वीक, तो उसी के नाम के अकॉर्डिंग हम बोल देंगे एसिडिक बफर है। बेसिक बफर में देखो ये वीक बेस है और वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो वीक है ना उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या पड़ जाएगा, बेसिक बफर। वीक क्या है, बेस है, तो बेसिक बफर हो जाएगा। तो इसीलिए लिख रखा है वीक वाले के अकॉर्डिंग बफर का नाम रख देंगे, तो ये बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजाइनिंग बफर सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर। हमने क्या बोला, एसिडिक बफर है तो वीक वाला जो होगा वो एसिड होगा, तो उसी के नाम के अकॉर्डिंग एसिडिक बफर। तो इसमें फार्मूला लिखें, उन पे प्रैक्टिस करिए। pH बराबर pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस और अपान एसिड, ठीक है। और ये बेसिक के लिए क्या है, pKb प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपान बेस। तो ये दोनों फार्मूला पर प्रैक्टिस करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, इक्विलिब्रियम और स्ट्रांगली सोल्यूबल साल्ट के बारे में लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो जैसे AgCl है और H2O के साथ रिएक्शन किया तो Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस में टूट गया, ठीक है। AgCl जो होता है ब्रेक इनटू वेरी लिटिल अमाउंट इन दी वाटर। यहाँ पे जो AgCl की ब्रेकिंग जो होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, इसीलिए उसको बोल दिया जाता है स्पायरिंगली सोल्यूशन, ठीक है। तो लेकिन के इक्विलिब्रियम निकालना है तो Ag प्लस ऊपर और प्रोडक्ट वाला ऊपर और नीचे यहाँ पे रिएक्टेंट वाला, और रिएक्टेंट यहाँ पे प्योर है तो KSP कैसे लिखेंगे हम, केवल और केवल इम्प्योर वाला ऊपर Ag और Cl माइनस।
तो ये यहाँ पे लिखा है एक सीरीज, तो उसको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो सीधे हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। जैसे लिखा है कंपाउंड A2S3, ठीक है, A2S3 लिखा है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो देखो A2 है तो यहाँ पे जितने 2 हैं तो उसको आगे लिखिए 2, और यहाँ पे S जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसकी पावर कर दीजिए। जैसे 2 है तो लिखना है 2S पावर 2, ठीक है। इसको जैसे S3 है तो 3S पावर 3, ठीक है, तो वैसे ही लिखा गया। और 2 2 जा 4S स्क्वायर हो जाएगा, और 3 3 जा 9 और 3 जा 27 इसकी पावर 3 हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और 108 आ जाएगा, और एस की पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 3 5 हो जाएगा, तो ये KSP की वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। और ये वाली हमने ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस कर दिया है, ये वाला A2X3, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी NCERT की लाइन टू लाइन डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने सबकी एनालिसिस कर ली है। आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी लाइन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए क्योंकि टाइम कम है। और आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।